नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक डिफरेंट विषय पर बात करने वाले हैं हमारे सीनियर फिजिशियन, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर संजय सिंह से। और विषय है हमारा आज का अस्थमा। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर संजय सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज डॉक्टर साहब विषय जो लिया गया है वो अस्थमा है। हमारे दर्शकों को कुछ अस्थमा के बारे में बताइए। देखिए, अस्थमा जिसको हम दमा भी कहते हैं, इसमें सांस फूलने लगती है और जो सांस की नलियां हैं उनमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण ये होता है। अच्छा। कभी कोई मौसम बदलने के कारण लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं वैसे तो, लेकिन कारणों पे तो हम बाद में जाएंगे। पहले तो सिम्टम बताइए कि कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट में अगर किसी भी व्यक्ति अगर सांस फूल रही है, थोड़ा सा भी चल रहा है और बैठे बैठे सांस फूलने लग रही है, तो वो अस्थमा हो सकता है। मतलब सिंपल, अगर सांस फूलती है, एक तो नॉर्मली अगर पेशेंट चलता है, तेज दौड़ता है तो भी सांस फूलती है, तो वो तो देखिए नॉर्मल एक्सरसाइज हम करते हैं तो थोड़ा वो सांस फूल जाती है। लेकिन आपने 10 कदम चले, 20 कदम चले और आपकी सांस फूलने लग गई, या आप रात में सो रहे हैं, आपको कहते हैं एकदम से लगा घबराहट हुई, आप उठ के बैठ गए, आपको लग रहा है भाई सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना, या कुछ थोड़ा सा भी काम किया, एक्सरसाइज करने लगे और अपने आपकी सांस फूलने लग गई, तो ये अस्थमा का सिम्टम है। ये अस्थमा का सिम्टम है और इसको हिंदी में दमा भी कहते हैं। अच्छा, अस्थमा इंग्लिश वर्ड? हाँ, इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसे दमा कहते हैं। दम फूलना, दम फूलना। हाँ। तो ये तो सिम्टम डॉक्टर साहब बता दिया आपने। ये किस वजह से होता है? देखिए, कारण बहुत सारे हैं। स्ट्रेस हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, ठीक है ना, और कोई बीमारी भी उसका कारण हो सकती है, कार्डियक भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल तो डॉक्टर साहब, जैसे इन्वायरमेंटल की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल में क्या? इन्वायरमेंटल कुछ लोग ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे कॉटन फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग। ओके। तो वो कॉटन इनहेल कर रहे हैं, ओके, उसके कारण हो गया। कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जो उस केमिकल से कारण हो गया। तो क्या इसको एलर्जिक अस्थमा बोल सकते हैं? हाँ जी, एलर्जिक अस्थमा हो जाएगा। डस्ट से हो रहा है, पॉलन से हो रहा है, अच्छा। कुत्ते के बिल्ली के बालों से हो रहा है, किसी भी चीज से हो सकता है, माइट से हो रहा है। पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी की वजह से उसकी सांस फूल सकती है या अस्थमा हो सकता है, तो वो एलर्जिक हो गया जी। और नॉन एलर्जिक में किसी भी कोई वजह नहीं है। अब कार्डियक अस्थमा हो सकता है नॉन एलर्जिक में, कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम, उसके कारण भी सांस फूलती है। ओके। तो और किसी कारण कोई इन्फेक्शन हुआ आपको, तो आपकी जो कहते हैं फेफड़े की जो लंग्स की जो नलियां हैं, वो कहते हैं उनमें स्वेलिंग आ गई, उनमें इन्फ्लेमेशन हुआ, म्यूकस सेक्रेट होने लग गया, तो वो आपकी सांस फूलने लगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से फिर एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। फेफड़ा पूरा फूलेगा नहीं तो पूरा काम नहीं करेगा, तो आपको कहते हैं बहुत जल्दी सांस लेनी पड़ेगी। अगर हम मोटे मोटे शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो एक लंग्स है, लंग्स के ऊपर जो एल्वुलाई से जो हवा अंदर आ रही है, एल्वुलाई से नहीं, एल्वुलाई में हवा जाती है जी। तो वो अगर उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है जी, तो जाहिर सी बात है कि हवा कम जाएगी जी। तो हवा अगर कम जाएगी तो वो अस्थमा हो गया। ओके। क्योंकि जो जितनी हवा मिलनी चाहिए लंग्स को फूलने के लिए, नहीं फुल एक्सपेंशन कर पा रहा है भाई। इन्फेक्शन हो गया, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, म्यूकस भर गया। अब जो सांस लेने की जगह थी वो तो स्वेलिंग आ गई, पाइप छोटा हो गया, या ब्रांक्यूल्स जो थे वो छोटे हो गए, तो ये सब हो गया। तो फिर क्या कहते हैं, उसमें उतनी हवा जा ही नहीं रही है, तो उसको जल्दी सांस लेना पड़ेगा। नॉर्मली जो ब्रांक्यूल्स होते हैं तो उसमें जैसे हवा आई सांस लेते समय तो उन्होंने एक्सपेंड किया, उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता रहता है। और क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया, उसके अंदर म्यूकस आ गया है, तो उसकी वजह से वो सैक का साइज कम हो जाएगा। सैक का साइज कम होगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर उसमें फाइब्रोसिस हो गई। अब वो फाइब्रोसिस हो गई तो हार्ट का लंग्स का एक्सपेंशन ही कम हो गया। ओके। तो वो फिर बाद में आके जब क्रॉनिक में फिर पता है कोई बीमारी कुछ नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका साइज कम हो गया है, तो फिर क्या कहते हैं, वो उसका एक्सपेंशन कम होता है, तो आदमी की सांस फूलती ही रहती है। तो मतलब अगर हम इसको समराइज करें एक तरीके से, तो सांस फूलना नॉर्मल कंडीशन में अस्थमा है, और अस्थमा होने का रीजन एलर्जिक भी हो सकता है। हाँ, और ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस कैन लीड्स टू अस्थमा। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल अस्थमा ही बोलते हैं। अच्छा, ब्रोंकियल अस्थमा ही वो एक ही चीज है। ओके। ब्रोंकाइटिस का मतलब होगा कि ब्रोंक्यूल्स में जो इन्फेक्शन हो गया। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आइटिस लगा, तो इसका मतलब वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, रेडनेस आ गई, ठीक है, म्यूकस सेक्रेट होने लग गया वहाँ उसको कोप करने के लिए। तो ये क्या मतलब, इसको सीओपीडी भी, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, वो दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब वो क्रोनिक हो गया, अब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो गया कि वो फैल नहीं रहे हैं, तो उसे सीओपीडी कह दिया गया। बट सीओपीडी इज द पार्ट ऑफ अस्थमा और बोथ आर डिफरेंट? इज अ पार्ट ऑफ अस्थमा। पार्ट ऑफ अस्थमा।
वो क्रोनिक हो गया, बहुत पुराना हो गया, तो सीओपीडी हो गया। सीओपीडी हो गया वो। हाँ। ओके, बट पहले अस्थमा अगर ट्रीट हो गया तो अस्थमा पे रुक जाएगा पेशेंट। हाँ। अगर अस्थमा को ट्रीट नहीं किया, कई साल तक अस्थमा पेशेंट को रहा, तो इट कैन लीड टू सीओपीडी आल्सो, व्हिच इज फिर आगे आगे जाके आईएलडी हो जाता है। ओके, फुल फॉर्म क्या है डॉक्टर साहब? हमारे दर्शकों को शायद जानना चाहेंगे कुछ लोग। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है। इसमें जो है क्या हुआ कि जो एक्सपेंशन धीरे धीरे और कम हो गया, अब वो कम होता जा रहा है, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही तो है। हम अगर स्टेजेस में डिवाइड करें तो फर्स्ट स्टेज में अस्थमा है, सेकंड स्टेज में सीओपीडी है, थर्ड स्टेज में आईएलडी है। आईएलडी है। तो इस तरीके से हम इसको समराइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दिया। मैं पूरा आशा करता हूं कि हमारे दर्शकों को आज अस्थमा के बारे में काफी हद तक समझ में आ गई होंगी चीजें कि अस्थमा कैसे शुरू होता है और कहां तक आईएलडी तक पहुंचता है। आईएलडी फिर वो आदमी कहता है होम्योपैथी, एलोपैथी में तो बोला गया कि अस्थमा क्योरेबल नहीं है और बाकी चीज तो क्योर होता ही नहीं है। फिर पेशेंट ऑक्सीजन पर आ जाता है, पता चला पूरा समय आईएलडी का पेशेंट पूरा समय ऑक्सीजन लगा के जिंदा रहता है। हाँ, नहीं यहाँ तो खैर है ही कि अस्थमा में वो पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, बट क्या आपके यहाँ इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वो आप क्या मतलब उसका होम्योपैथी मेडिसिन जो है पहले तो अगर जो इनिशियल स्टेज पर है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसे खत्म करती है। जब खत्म करती है, फाइब्रोसिस भी हो गई तो उसे भी डिसॉल्व करती है। अच्छा, हाँ, फाइबर डिसॉल्व हो गए, फिर जब आपका लंग पुराने स्टेज में पहुंच गया तो आपको कोई जरूरत नहीं मेडिसिन की। इवन बहुत सारे केसेस हमारे पास आईएलडी के आते हैं। अच्छा। अभी भी 2 केसेस चल रहे हैं आईएलडी के जो अच्छे चल रहे हैं, जो ऑक्सीजन लेके भी क्या कहते हैं बेहतर नहीं थे। और अब आपकी होम्योपैथिक की दवाई से ऑक्सीजन भी हट गई है उनकी? हाँ, कुछ लोगों की हट गई, कुछ लोगों की भी चल रही है, लगी हुई है, लेकिन पहले से उनका ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव्ड है। तो अगर एक मोटा मोटी हम एक रफ बात करें तो कितना टाइम लगता है सब, मतलब अगर अस्थमा पे पेशेंट आपके पास आ गया तो? कम से कम 6 महीना मिनिमम अस्थमा पे। हाँ। तो इसका मतलब अगर सीओपीडी पे आया तो और बढ़ गया, हाँ। आईएलडी पे आया तो और ज्यादा आईएलडी का 2 से 2.5 साल लग जाता है। 2 से 2.5 साल जी। बट ये श्योर है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ। और उसको फ्यूचर में दोबारा कभी नहीं इनहेलर वगैरह कभी नहीं यूज करना है और कभी होगा भी नहीं। कभी नहीं। हमने तो फर्स्ट डे से डे 1 से बंद कराए थे इनहेलर। अच्छा। हाँ, कि आप मैं मेडिसिन देता हूँ, अगर आपको लगता है कि आपकी सांस फूल रही है और जो आप खा रहे हैं उससे रिलीफ नहीं हो रहा है, तो कुछ उसमें से ही मेडिसिन रहती है जिनको कहते हैं, जो हम कहते हैं कि डाल के जो है आप इसको भाप ले लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप डे 1 से इनहेलर बंद करा देते हैं तो क्या जो उसका लंग्स का जो उसका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है तो वो डे 1 से कैसे एक्सटेंड कर दें? हमने कहा ना कि जब वो आप पंप ले रहे थे उसकी जगह हम अपनी मेडिसिन देते हैं। अच्छा, ठीक है ना। ओके, जब पंप का भी काम यही है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंशन कर देता तो है। हमारी कुछ मेडिसिन रहती है जो हम पानी में डाल कहते हैं तो भाप ले लीजिए, स्टीम ले लीजिए इसकी। अच्छा, वो इनहेलर का ही काम करेगा, बस पानी में डाल करके भाप आप लीजिए। या फिर क्या कहते हैं इनहेलर में ही क्या कहते हैं जैसे डाल के देते हैं तो वो 3 ml में अपनी मेडिसिन डालते हैं, हम अपनी मेडिसिन डलवा देते हैं। ओके। और उसे इनहेल कर लेता है तो वो थोड़ा एक्सपेंशन जल्दी हो जाता है, उसको आराम मिल जाता है थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ भी यही होता है कि वो इनहेलर लेता है तो ऐसा तो नहीं इनहेलर लेके ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को एक चीज और बताइए, शायद आप लोगों में से किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या अस्थमा सिर्फ बूढ़े ओल्ड एज के लोगों को ही होता है? बच्चों को होता है। मेरे पास एक बच्चा आता था 12-13 साल का था और पूरा चेहरा स्वेल किया हुआ था, सिर्फ क्लबिंग हो गई थी, नेल में क्लबिंग हो जाती है, नेल्स मोटे हो जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो ये उंगली का आगे का हिस्सा जो है मोटा हो जाता है, फूल जाता है, नाखून उभरे हुए दिखने लगते हैं। और 100 मीटर चलने के लिए कम से कम उसको 4 बार बैठना पड़ता था। ये बहुत पुरानी बात है, 2008 की बात है। और 1 साल लगा था उसको, कहते हैं क्या एज रही होगी बच्चे की? 14-15 साल का था और उसके दिमाग में वो भी था, एनसीसी था, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हुई थी। टीनिया का सिस्ट चला जाता है, उसके कारण फिट्स आने लगते हैं। तो दवा तो उसने एलोपैथी खाई थी तो ठीक हो गया था, लेकिन उसका सिस्ट जो है कैल्सीफाइड होकर उसके ब्रेन में पड़ा हुआ था। उसके मतलब वो लंग्स से शुरू हुआ? नहीं, लंग्स से नहीं शुरू हुआ। अच्छा, वो उसको था साथ में एसोसिएट कंप्लेन थी। ओके, कि उसको पड़ा हुआ था सिस्ट कैल्सीफाइड होकर जो है सिस्ट पड़ा हुआ था ब्रेन में, लेकिन उसको फिट्स भी आते थे साथ में। ओके, तो वो सिस्ट भी डिसॉल्व हुआ पूरा, कैल्सीफाइड जो पड़ा हुआ था, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस भी ठीक हुआ और ये अस्थमा भी ठीक हुआ। तो अस्थमा डॉक्टर साहब वो सिस्ट की वजह से था या ये एलर्जिक अलग है? ये हाँ, 2 केस है। देखिए होम्योपैथी तो कहती है सब कुछ एसोसिएटेड है एक दूसरे से। ओके, ठीक है, तो हम अलग अलग केस नहीं मानते हैं इसको। हमारे हिसाब से या तो पहले एनसीसी हुआ
उसके कारण उसको बाद में कहते हैं लंग्स की डिजीज हुआ, वो क्योर तो कर हमारे दिया। दर्शक मुझे लगता है कि शायद एनसीसी का फुल फॉर्म भी जानना चाहते होंगे, तो क्लियर करिए। बताया मैंने, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस सर्कोसिस। ये क्या होता है, इसमें टीनिया जो वर्म होता है, टेप वर्म बोलते हैं इसे, हाँ, टीनिया सोलियम, हाँ बहुत लंबा होता है, फीताकृमि बोलते हैं। करेक्ट। ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े में कहते हैं टूट जाता है, और और फिर भी जिंदा रहता है। जितने टुकड़े में टूटता है उसमें सब जो है अलग 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 हो जाता है। तो वो उसका जो सिस्ट होता है, उसका जो अंडा होता है वो ब्रेन में चला जाता है। ओके। जब ब्रेन में चला जाता है तो वहाँ पे बच्चे को कैपिलरी वेन। हाँ, अच्छा। फिर वहाँ पे उसको झटके आने लगते हैं बच्चे को, हाँ, वो या कोई brain भी जहाँ जा रहा है वहाँ किसी को झटका आ सकता है, किसी को कुछ और हो सकता है, किसी को कुछ और हो सकता है। तो उसको एपिलेप्टिक फिट्स आते थे, तो उसने एलोपैथी दवाइयाँ खाई थी। हमारा जब आया तो एलोपैथी दवाइयाँ खा के आया था, तो वो कीड़ा तो मर गया था। अच्छा। लेकिन जो उसका सिस्ट था वो वहीं पे कैल्सीफाइड होके दिमाग में ही पड़ा हुआ था, तो उसको फिट्स आना बंद नहीं हुए थे। ओके। तो वो मतलब एलोपैथिक दवाई से वो जो टेप वर्म था वो तो खत्म कर दिया, बट हाँ। उसने जो उस टेप वर्म ने मरने से पहले जो अंडा दिया, हाँ। वो अंडा वहां ब्रेन में पड़ा हुआ था और वो कैल्सीफाइड हो गया। वो हाँ, वो भी मर गया, अंडा भी मर गया, लेकिन कैल्सीफाइड हो गया। लेकिन वहाँ चूंकि पड़ा हुआ था वो डेड बॉडी को धीरे धीरे बॉडी ने, ब्रेन, हमारी बॉडी ने जो है वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट कर दिया। अब वो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया तो और थोड़ा सा बड़ा हो गया वो, तो वो और प्रेशर डालने लगा, तो उसको फिर आने बंद नहीं हुए। एलोपैथी में डॉक्टर साहब वही ऑपरेट करने का बोलते हैं कि ऑपरेट नहीं, वो ऑपरेट भी नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट ही नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा फिट्स की दवाइयाँ खाते रहेंगे बस। ओह माय गॉड। लेकिन वो सिस्ट तो बढ़ता रहता फिर। हाँ, तो वो ठीक हो गया बच्चा। उसको लगा था करीब 6 महीने लगा था। तो जब दोबारा मैंने 6 महीने बाद देखा, मैंने 2-3 महीने बाद उसको देखा, मैं कंटिन्यू जाता नहीं था, बाराबंकी का केस है, तो आया तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। ओके। तो जब वो बोला तब मैंने उसकी तरफ गौर किया, तो उसका चेहरा एकदम बढ़िया, जो स्वेलिंग थी खत्म हो गई थी, ये क्लबिंग खत्म हो गई थी पूरी। और टोटल दवाइयाँ कितने महीने चली होंगी? उसका 6 से 8 महीने इलाज चला था। 6 से 8 महीने में बिल्कुल हाँ, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। सीओपीडी के भी मरीज कुछ जो नए रहते हैं 6 महीने में लाता है, साल भर भी लाता है सीओपीडी में। सीओपीडी के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं होम्योपैथी में, अभी भी हमारे पास कई पेशेंट चल रहे हैं सीओपीडी के। तो सीओपीडी भी 100% क्योरेबल है। क्योंकि एलोपैथिक में तो अगर मतलब एस्थमेटिक पेशेंट है तो लाइफ टाइम उसको इनहेलर यूज करना। देखिए क्या होता है, बचपन से ही बच्चों को कभी कभी होता है कि बच्चों को एलर्जी हुई, उनको सांस लेने की दिक्कत शुरू हुई, डॉक्टर कहता है इनहेलर दीजिए, दवाइयाँ दीजिए। बार कोल्ड हो रहा था, और वो धीरे धीरे कोल्ड होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो इनहेलर पे आ जाता है, फिर वो अस्थमेटिक हो जाता है। वो एलर्जी ठीक नहीं होती, क्योर नहीं होती है। एलोपैथी कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं कि ये भैया एलर्जी हो रही है, अस्थमा हो रहा है, आपको पंप ले लीजिए, इनहेलर ले लीजिए, सब कर लीजिए तो आपको रिलीफ रहे, बट इट इज नॉट अ क्यूरेटिव मेथड। होम्योपैथी में कहती है क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। ओके। हाँ, क्योर रैपिड होगा, जेंटल होगा और परमानेंट होगा। which one is most important thing? हाँ, कि परमानेंट होगा, परमानेंट होगा, कि दोबारा रिपीट होने के चांसेस 99.99% नहीं होते हैं। नहीं है। हाँ, अगर आपको सही मेडिसिन नहीं मिली है तो इट विल बी रिपीटेड, कि वो क्योर नहीं हुआ था तभी ऐसा होगा। बहुत अच्छी डॉक्टर साहब जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम अस्थमा, बट डॉक्टर साहब ने अस्थमा से शुरू करके सीओपीडी और आईएलडी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।